हम्म। तो देखो कुछ बच्चों का तो इसमें काफी कुछ हो गया है, कुछ बच्चों का तो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, और कुछ बच्चों का मतलब कुछ रह गया, थोड़ा लास्ट में कुछ रह गया था टॉपलिंग ऐसा, या एक तो टॉपलिंग और दूसरा ये भी रह गया था कि क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लेकिन मैं जैसे क्लास में आपको, और कुछ में तो अभी जैसे क्या चल रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं पढ़ा रहा था AP2 AC2 में, है ना, तो उनका दोनों थ्योरम हो गई थी ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर टॉर्क चल रहा था। टॉर्क चल रहा था, अच्छा ये सब हो गया था, टॉर्क के बारे में बात हो गई थी हमारी। हाँ सर। टॉर्क में मैंने आपको क्या बोलते हैं, फोर्स कपल के बारे में बात हो गई थी। नो सर। फोर्स कपल के बारे में बात नहीं हुई थी, इसका मतलब ठीक है, फोर्स कपल के बारे में बात नहीं हुई थी यार, ये कैसे हो? हुई थी सर। फोर्स कपल के बारे में बात हो गई थी ना, हाँ। यस सर। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। ठीक है, फोर्स कपल के बारे में बात हो गई थी हमारी। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं, फिर मैं इसमें पॉइंट फॉर्म में लिखवा दूंगा आपको। नहीं हुआ अभी, SHM भी करवाएंगे ना। मान लो जैसे कि ये कोई रिजिड बॉडी है, पहले इस रिजिड बॉडी को समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, और ये कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास में। और मान लो इस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, तो ये हमारे पास में है, ये मान लो R1 वेक्टर पोजीशन पर फोर्स लग रहा है। इधर कहीं मान लो ये F2 फोर्स लग रहा है, और इसकी यहाँ से जो पोजीशन है वो R2 वेक्टर है, मान लो ये। ठीक है, अब आप ये देखो इस पॉइंट ओके अबाउट टॉर्क देखेंगे, तो टॉर्क अबाउट
पॉइंट ओ। इन फोर्सेस की वजह से पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क क्या होगा, r1 वेक्टर क्रॉस f1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस f2 वेक्टर। ये रिजल्टेंट फोर्स है इनका। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, ये जो फोर्सेस यहाँ लगे हुए हैं F1 और F2 वेक्टर, कौन कौन से फोर्स, F2 वेक्टर और F1 वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है F नेट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो इस बॉडी के ऊपर, ये जो रिजिड बॉडी हमने लिया है, ये जो पूरी रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स की कहाँ लग रहा है, हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब इस रिजल्टेंट फोर्स की, इस रिजल्टेंट फोर्स का वो पॉइंट अपने को फाइंड करना है कि अगर इस बॉडी का उस पॉइंट पर फोर्स लगाने के बाद, तो मान लेते हैं कि मान लो वो फोर्स यहाँ कहीं है, रिजल्टेंट फोर्स मान लो इधर कहीं आ रहा है, मैंने मान लिया कि इधर कहीं आ रहा है, इधर कहीं रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, मान लो ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो हमें दरअसल ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ लगाया है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है वो पोजीशन क्या है, ये मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। यानी इस F1 F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स F नेट है, हमें किस पॉइंट पर लगाएं कि इन F1 F2 की वजह से जो टॉर्क आ रहा है और इस F नेट की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, दोनों इक्वल हो जाएं। तो यानी हमें इसकी पोजीशन मिल जाएगी, इसका मतलब यानी ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक तरह से ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका टॉर्क निकालेंगे, यानी आर वेक्टर क्रॉस एफ नेट वेक्टर, और ये इक्वल भी क्या होना चाहिए, टाउ ओ वेक्टर। यानी देयरफॉर आर वेक्टर क्रॉस एफ नेट वेक्टर, और ये इक्वल टू होना चाहिए R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं इसको पॉइंट फॉर्म में लिखवा देता हूँ, ये लिख लो, फिर वर्ड्स में भी लिखवा देता हूँ। हाँ ठीक है, जहाँ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा उसकी एक तरह से वो पोजीशन बताना है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, F2 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो कई बच्चे पहले ही पढ़ चुके, तुमका रिवीजन भी हो रहा है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करना है ये।
ये जो रिजल्टेंट फोर्स बना है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी अभी तो आप देख रहे हो कि एक R1 वेक्टर पोजीशन पर, एक दूसरा R2 वेक्टर पोजीशन पर है, F1 F2 वेक्टर, इनका रिजल्टेंट जो बनेगा उसका जो रिजल्टेंट है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा कि इन इंडिविजुअल फोर्सेस का जो टॉर्क है वो उस रिजल्टेंट टॉर्क के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके टॉर्क के इक्वल आ जाए। तो मैं लिखवा देता हूँ, अभी ये लिख लिया हो तो मैं लिखवाता हूँ, देखो एक एक करके। ठीक है, ऐसे हम भी रिवाइज करवाएंगे। आगे चल रहे। तो क्या है देखो, टॉर्क वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू individual vector sum of torque due to individual forces about a point will be equal to torque due to resultant torque due to resultant force. Vector sum of torque due to individual forces about a point will be equal to torque due to resultant force about that point. ठीक है, तो अब हमने रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क निकाला, तो इसका मतलब है उसकी जो पोजीशन है, यानी इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि जिस पॉइंट पर हमने वो रिजल्टेंट फोर्स लगाया है वही क्या हो गया, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। तो वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। या it is a point या एक मिनट इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। Resultant force about that point and the position of a point about which resultant force is acting। ठीक है,
or it is a point और दूसरा पॉइंट है इट इज अ पॉइंट at which the resultant force is acting. It is a point at which the resultant force या ऐसा लिख सकते हैं at which it is assumed या एक मिनट at which if net force is assumed to be acting, then it will produce same translational and rotational effect as was earlier produced. मतलब क्या इसका कहने का मतलब ये है हमने उस बॉडी पर जो इंडिविजुअल फोर्स लगा रखे थे उनकी वजह से जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट आ रहा था और रोटेशनल इफेक्ट आ रहा था अगर उन सबका फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स हम लोग किसी पॉइंट पर लगाएं तो उसके बाद भी सेम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इफेक्ट अपने को मिले तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ये लिख लो पहले. ट्रांसलेशनल मोशन का मालूम नहीं मालूम है आपको? ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दो तरह की मोशन की बात करते हैं हम लोग. एक कंबाइंड मोशन होता है. ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं आप लोग या ट्रांसलेटरी मोशन समझते हैं? क्या मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन का? नहीं मालूम है? बोलो नहीं समझ में आता है. हाँ बताता हूँ अभी क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब. अभी बताता हूँ. अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा ये. अभी तो ये पॉइंट लिख लो आप. अभी एक क्वेश्चन लूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा. लिख लिया? और और
point of application can be defined as point of application can be defined as point of application can also defined as can also be point of application can also be defined as a point about which torque due to all forces is 0। मतलब क्या, देखो अब समझाते हैं। ये भी लिख लो आप। ये मान लो ये रिजिड बॉडी है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लो हमने देखा कि ये F1 वेक्टर फोर्स इधर कहीं है बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर, और ये इधर मान लेते हैं कि ये इधर F2 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है हमारे पास में। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला, F नेट वेक्टर इक्वल टू क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो यहाँ कहीं मिला, मतलब यहाँ कहीं इस पॉइंट पर लगाएंगे कि इन दोनों का F1 और F2 का टॉर्क पॉइंट ओके अबाउट हमने निकाला, और इसका ये जो रिजल्टेंट फोर्स मान लो मैंने यहाँ कहीं अप्लाई किया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, कौन सा वाला पॉइंट, ये क्या है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको किस पॉइंट पर अप्लाई करें कि F1 वेक्टर की वजह से टॉर्क प्लस F2 वेक्टर की वजह से जो टॉर्क है उन दोनों का सम, और इस F नेट जो फोर्स आ रहा उसका सम, दोनों क्या हो जाए, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा पॉइंट के अबाउट इक्वल हो जाए। या अगर मान लो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालें, इसका टॉर्क निकालें इस पॉइंट के अबाउट, किसके, ये जो पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग इसके अबाउट, तो इन दोनों का टॉर्क क्या है इस पॉइंट के अबाउट, यानी टाउ P वेक्टर इक्वल टू क्या हो हमारे पास में, यानी ये हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट की बात करेंगे तो ये फोर्स होगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस ये भी हमारे पास में इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये भी कितना हो जाए, यानी R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर F2 वेक्टर, और ये मिला के क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये इस वाले पॉइंट में कह रहा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज, ये दरअसल ये यहाँ लिख लेते हैं 0। तो ये क्या मिले अपने को, 0। क्यों, क्योंकि जब हमने टॉर्क दोनों फोर्सेस का टॉर्क पॉइंट होके अबाउट निकाला और फिर उस पॉइंट को निकाला जहाँ रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो उसका टॉर्क और इन फोर्सेस का जो वेक्टर सम जो हो रहा था टॉर्क का, वो दोनों इक्वल आ रहे थे। तो अगर इसका मतलब है कि इसी पॉइंट पर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जब इसी पॉइंट पर लग रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो टॉर्क 0 होना ही था। तो यानी ये वो वाला पॉइंट है जिस पर
इंडिविजुअल फोर्स है इसका टॉर्क अगर हम लोग निकाले इस पॉइंट पी के अबाउट, जो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। और एक और पॉइंट मैंने लिखवाया है, कौन सा पॉइंट है? ये वाला, इट इज अ पॉइंट एट विच इफ नेट फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग देन इट विल प्रोड्यूस सेम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट एज वाज अर्लियर प्रोड्यूस। ये वाला कॉन्सेप्ट को मैं बात करूंगा जब रोलिंग आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ अभी तो, क्योंकि ये जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया है वो रोलिंग के केस में यूज होगा, तो वहाँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है, लेकिन पहले ट्रांसलेटरी मोशन समझा देता हूँ मैं। हाँ बताइए क्या डाउट है? मैंने लास्ट में ये लिखा, मैं फिर से ये लिख लो, फिर से बताता हूँ मैं आपको। वैसे भी ये जो वाला पॉइंट है ये टफ था, जिस बच्चों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो टफ होगा ही, पर जिनको पहले से कुछ आइडिया है टॉर्क के बारे में उनको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इसका एप्लीकेशन पार्ट में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में इसका एप्लीकेशन पार्ट, तो ये इसके पहले आपको कहीं यूज नहीं होने वाला है, तो वहाँ फिर से हम लोग समझेंगे इसको कि मतलब क्या होता है। तो एक तो मिलेगा अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स में और एक मिलेगा अपने को मैग्नेटिक फील्ड में। जब उस चैप्टर को वहाँ जब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो किस तरह से कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरह से देखना होता है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को वहाँ यूज करेंगे। अभी तो एक क्वेश्चन तो करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि क्या लिखवाया मैंने, है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो जैसे कि ये कोई, ऐसे समझो आप, एक सिंपल सा केस लेते हैं, इससे नहीं क्लियर होगा। मान लो जैसे कि ये रोड है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो हमने यहाँ कोई फोर्स अप्लाई किया F1 वेक्टर, और एक फोर्स मान लो मैंने इधर ही अप्लाई किया F2 वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को चाहिए, ठीक है? ये रॉड है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये R1 वेक्टर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। फिर अभी एक और सिंपल केस लूंगा, इसको पहले वेक्टर में बता देता हूँ मैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, ये R2 वेक्टर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ओके अबाउट हमने ये तो सीख ही लिया कि इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आ रहा होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं रिजल्टेंट आ रहा होगा इनका। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों का? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू, एक तो हो जाएगा हमारे पास में R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, और ये इक्वल टू, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो जाएगा R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये क्लियर है यहाँ तक? फिर मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एक तो ये हो गया जो कि अपने को यहाँ से R पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर अपने को यहाँ मिल जाएगा, ये R वेक्टर क्या है, ठीक? तो यहाँ से इस इक्वेशन से अपने को मिल जाएगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी पॉइंट के अबाउट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो कि P है,
इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं F1 की वजह से टॉर्क निकालूं और F2 की वजह से टॉर्क निकालूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाउ पी वेक्टर 0 आ जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि आपको पता होगा अगर ये R वेक्टर इधर है तो यानी इसके रेस्पेक्ट में इसका ये पोजीशन वेक्टर देखते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर होगा कि नहीं होगा? आकांक्ष से समझ में आ रहा है? इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ ये R2 माइनस R वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ कि R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, ये वेक्टर सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप इसी इक्वेशन से देखो ना, आप देखो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके, तो ये इक्वेशन देखो आप, देखिए ये 0 आ जाएगा। आप इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, क्या मिलेगा, देखो R1 क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मैं इस वाले को लेफ्ट में ले गया हूं, सिंप्लीफाई करो, यही तो इक्वेशन बन रही, देखो नहीं समझे, सिंप्लीफाई करके दिखाऊं। इन दोनों को साथ में लो, देखो इसको और इसको साथ में लो, ये आ गया ना, है ना? तो इसका मतलब उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, वो भी बता देता हूं मैं। अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसके अलावा। देखो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो रहा है, देखो इसको और इसको साथ में लो, ये आ गया R1 माइनस R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या आ गया, देखो 0 आ गया। लिख लिया? नो सर। तो फिर से समझा देता हूं मैं। कहानी इतनी है कि मान लो एक रिजिड बॉडी आपको दिया है और उस पर कई सारे फोर्सेस हैं, और कोई एक पॉइंट दिया है जिसके अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है। तो जितने भी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सबका टॉर्क उस पॉइंट ओ के अबाउट निकाल लेंगे, जो भी पॉइंट गिवन होगा उसके अबाउट निकाल लेंगे। तो वो टॉर्क आ गया हमारे पास में। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सब, सॉरी, ये जो फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उस रिजल्टेंट को किस पॉइंट पर अप्लाई करें, जिस पॉइंट पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट का जब पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो दोनों टॉर्क क्या होंगे, सेम आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर आपने अप्लाई किया है वो क्या हो गया, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हो गया। क्लियर है? दूसरा, जैसे उसने कहा कि इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से जो ट्रांसलेटरी रोटेशनल इफेक्ट आ रहा था, वही इफेक्ट जब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स किसी पॉइंट पर अप्लाई करें जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो वही सेम इफेक्ट ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का उस टाइम भी आना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वो जो रिजल्टेंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो गया, उस पॉइंट को, उस पॉइंट जिस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ठीक है? ठीक है भाई?
अब ये जैसे मान लो हमारे पास में एक ऐसी बॉडी है, मान लो ये, मैं ट्रांसलेटरी मोशन समझा रहा हूँ। और ये मान लेते हैं हमारे पास में 3 पॉइंट है, एक ही लाइन में P, Q और R। अब ये मान लो लेकिन बॉडी ऐसे जाती है, ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन में तीनों पॉइंट है, ये बॉडी ऐसे जा रही है मान लो। तो कहने का मतलब है कि अगर इसी बॉडी को मैं यहाँ वापस बनाऊं और ये तीनों के तीनों पॉइंट इस लाइन के पैरेलल रहे, मतलब ये पहली वाली जो लाइन है और ये जो दूसरी लाइन हमने बनाई P डैश Q डैश R डैश, अगर ये पैरेलल रहती है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी तो एक तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे इस रिजिड बॉडी के ऊपर, तो वो जो लाइन है वो हमेशा जो नेक्स्ट वाली जब बॉडी शिफ्ट होके जाएगी, तो पहले वाली जो लाइन है बाद में जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, वो क्या होना चाहिए, हमेशा पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा? भले ही, अच्छा ट्रांसलेटरी मोशन में इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर। दो, ये भी ट्रांसलेटरी भी दो तरह की होती है, एक होगी कर्वी लीनियर और दूसरी होती है रेक्टिलीनियर। ये जैसे मैंने जो लिया है ये कर्वी लीनियर है, तो ये कर्वी लीनियर, इन कर्व में बॉडी मूव कर रही है, लेकिन हर बॉडी के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और रेक्टिलीनियर में यही बॉडी जो है ऐसे स्ट्रेट जा रही होगी। तो हर पॉइंट ऐसे, ये P, ये Q, ये R, ये P डैश, ये Q डैश, ये R डैश। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलेंगे रेक्टिलीनियर और ये भी ट्रांसलेटरी मोशन ही है। अभी कोई डाउट है ट्रांसलेटरी मोशन को लेकर? अब जैसे एक क्वेश्चन है, आपकी शीट में एक क्वेश्चन दिया है, पहले वो करेंगे। एग्जाम्पल 35 आप देखिए। Determine the point of application of force when forces of 20 Newton, 30 Newton are acting on the rod as shown in the figure। तो एक रॉड अपने को दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारे पास में डी है। या इसने इधर जो फोर्स लगा रखा है वो 30 न्यूटन है और यहाँ जो फोर्स इसने लगाया है वो 20 न्यूटन है और ये 1 मीटर लेंथ की है ना। ये 1 मीटर लेंथ की इसने बोला नहीं, लेकिन ये 1 मीटर लेंथ की है। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये इधर इसने 20 सेंटीमीटर दिया है। तो सिंपल सी बात है कि ये 70 सेंटीमीटर होगा, ये 1 मीटर लेंथ की है एक्चुअली, है ना, यानी 100 सेंटीमीटर की है। तो हमें इसने कहा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताओ, यानी इन 20 न्यूटन 30 न्यूटन का जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है यहाँ देखो भाई, ये क्या हमारे पास में F1 और ये क्या हमारे पास में F2।
तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखोगे आप? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 कितना है? 20 जे कैप माइनस 30 जे कैप, कितना आ गया? -10 जे कैप। ये फोर्स आ गया न्यूटन में। ये क्लियर है सबको? अब ये कहाँ लग रहा है ये हमें नहीं मालूम, तो कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप ले सकते हो। कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं है किस रोड पे पॉइंट हो, इस रोड के बाहर भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं वहां पॉइंट ओ ले रहा था, वैसे ही आप पॉइंट ओ बाहर ले सकते हो रोड के, या रोड के ऊपर भी पॉइंट ले सकते हो। उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट के अबाउट अपने को रिजल्टेंट फोर्स लगाना है, जिसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं होगा। और यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से ले लेता हूँ मैंने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी के अबाउट, मतलब अब ये हुआ कि पॉइंट बी के अबाउट इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे और इसका जो टॉर्क निकालेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे। यही क्वेश्चन है हमारे पास में, यही बात हुई। तो पहले इंडिविजुअल का निकालो, तो पहले F1 का निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि F1 ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर F1 ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये इसकी क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन होती है। बात हुई थी हमारी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स होती है। उसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है? यहाँ से 90 आ रही। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? डायरेक्ट लिख दो। कैसे? यानी आप लिखोगे 20 इंटू 90 सेंटीमीटर में रहने देते हैं। ये किधर होगा इसका? ये कैसे घुमाना चाह रहा है इसको? इसको घुमाना चाह रहा है ऐसे, क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। ये टॉर्क लेना समझ में आ रहा है? पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने यहाँ से डिस्टेंस x माना इसका है। हाँ, प्लस 30 की लाइन ऑफ एक्शन ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। वापस बताओ इस क्वेश्चन को। फिर से समझते हैं। ये रॉड है, हाँ आ रहा हूँ वापस से भी। ये ए पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये बी है। इधर कितने? 20 न्यूटन। हमने डी पे कितना लगाया है? 30 न्यूटन। ये कितना है?
20 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 70 सेंटीमीटर। हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। एफ नेट निकाला हमने, तो मैं बोल रहा हूँ एफ कितना हो जाएगा 20 जे कैप माइनस 30 जे कैप, क्या गया -10 जे कैप न्यूटन। ये एफ वेक्टर है। हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाके इस रिजल्टेंट फोर्स को देख रहे हैं जो कि इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये इंडिकेट है। तो एफ कितना आ रहा है 10 न्यूटन आ रहा है नीचे की साइड में। हमें ये एक्स निकालना है एक्चुअली, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही है ना, तो इसकी पोजीशन कहाँ है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक, अब टॉर्क आपको मालूम होना चाहिए। टॉर्क कैसे देखते हैं, सन में टॉर्क का कॉन्सेप्ट मालूम है आपको। पहले तो टॉर्क पढ़ा था तो हमने बात हुई थी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। ये पॉइंट ये क्लियर हुआ था, ये पॉइंट था हमारे पास में। तो देखो यहाँ टाउ बी निकालेंगे, तो हमें ये मालूम है कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये इसको कैसे रोटेट कराना चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना चाहेगा पॉइंट बी के अबाउट। तो क्या लिया हमने 20 माइनस के साथ इनटू कितना टोटल है 90 है। तो मैं क्लॉक वाइज घुमा रहा है तो इसको मैं नेगेटिव ले प्लस 30 न्यूटन अभी लेग हो रहा है। अभी लेग हो रहा है क्या? अभी तो नहीं हो रहा है। यस सर। अब यहाँ देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है 30 न्यूटन की, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये हुई नहीं थी, क्योंकि हमेशा लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हम लोग। अभी भी हो रहा है। हाँ सर। अभी भी हो रहा है, अभी भी आवाज लग आ रही है। नो सर। अब यहाँ देखो ये 30 न्यूटन नीचे की तरफ है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 70 सेंटीमीटर है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ 30 इंटू 70। ये कैसे घुमाना चाह रहा है, इसको कैसे रोटेट कराएगा, एक तरह से ये ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। इन इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क और ये जो रिजल्टेंट है जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है यहाँ, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स। ये समझ में आया? यानी अल्टीमेटली मैंने क्या किया, अच्छा ये भी किधर है, ये भी इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो दोनों इक्वल है ना, पॉजिटिव, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लेंगे। तो कितना हो गया यहाँ देखो अब आप ध्यान से, तो -1800 प्लस 2100 इक्वल टू 10x। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, यानी आ गया 30 सेंटीमीटर। तो यानी B से कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो A से कितनी डिस्टेंस पर हुआ भाई, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है ना, तो A से कितनी डिस्टेंस पर हुआ 70 सेंटीमीटर पर हुआ। ठीक है ना। तो आप A के अबाउट अगर फाइंड करते तो कितना आता वहां 70 आता। अगर A के रेस्पेक्ट में बात करते
और अगर सी के रेस्पेक्ट में बात करते तो मालूम है कि आप सी के रेस्पेक्ट में भी ले सकते थे, तब कितना आता, 60 आता। आप डी के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते थे, तब कितना आता, 40 आता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क और इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क, ये दोनों क्या होने चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट जाएंगे तो सेम आना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ है पॉइंट? अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आकांक्षा क्लियर है? और किसी को डाउट है? सानवी क्लियर है आपको? विनीत? भाई सब क्लियर है ना? ये रूही आपको क्लियर है? नैतिक आपके तो हो गया था ना ये वाला पार्ट? हाँ सर, हो गया था। हम्म। विष्णु? यस सर। यश? अब यश दो हैं, यश एम और यश। हाँ क्लियर ना भाई? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नीली, आपको कोई दिक्कत है इसमें? कुमेल? वंश? क्लास में? मौसमी आपको क्लियर है? यस सर। मानस? सर। हम्म। तो ये था हमारे पास में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को लेकर कॉन्सेप्ट। तो इसका यूज आगे है, अभी तो एक एग्जांपल समझाया मैंने कैसे किस तरह से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास में, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ये है कि के केस में, है ना, अभी भी लैग हो रहा है। हम्म। तो नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड angular acceleration, relation between torque and angular acceleration for a rigid body x
about a fixed axis. ओके, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास, और ये ये रोटेट। Sir, your voice is cracking. सर वॉइस लैग हो रहा है। देखो आज ही ऐसा जनरली होता नहीं है, इम्पोर्टेंट भी कहना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या होता है कि आप सर नहीं समझ रहा क्या बोल रहे सर हैं। वॉइस क्रैक हो रहा है। कोई बात नहीं, देखता हूँ। एक मिनट। ये लिख लिया आप लोगों ने पहले, ये लिख लो 1 मिनट। अब भी क्रैक हो रहा है। तो हम यहाँ रिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल रहा हूं मैं, वो आपने पॉइंट लिख ही लिया होगा। ये कोई रिजिड बॉडी है मान लो, और ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप तो सिंपल ऐसे समझो, रिजिड बॉडी की जैसे मैं बात कर भी रहा हूँ, तो मैं एक आर्बिट्रेरी शेप में ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है।
आप यहाँ रिजिड बॉडी को जैसे आप ऐसे समझो जैसे साइकिल है मान लो, है ना। साइकिल के जो व्हील्स हैं वो भी क्या है, जो व्हील्स हैं वो क्या है, रिजिड बॉडी है। वो एक्सल के अबाउट क्या करता है, जो व्हील होता है रोटेट करता है। जैसे मोटरसाइकिल का आप व्हील ले लो, या मान लो 4 व्हीलर है या बस है उसका व्हील ले लो, वो क्या करता है, एक्सल के अबाउट रोटेट करता है ना। तो यहाँ भी ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट क्या कर रही है, घूम रही है। तो मान लेते हैं ये अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है जिससे रोटेट कर रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग सर्कुलर मोशन में बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये उसी एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हमें टॉर्क और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक। तो सिंपल है कि अगर ये टॉर्क है यानी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, तो हमने वहां क्या देखा था सर्कुलर मोशन में कि अगर अल्फा है तो अल्फा अल्फा किसकी वजह से आता है, यानी इसका मतलब क्या था वहां अल्फा आने का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हुई थी। याद आ रहा है पॉइंट आपको? Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा होता है। अल्फा और एक और रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन मिलता है अपने को याद आ रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा के बीच में ये रिलेशन निकल के आता है, देखा था हम लोगों ने। है ना। तो यहाँ क्या है कि ये रिजिड बॉडी जो है ये अल्फा से रोटेट कर रही है। तो कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करते हो, मान लो ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, इस सर्कल में घूम रहा होगा, है ना। दूसरा पॉइंट ले लो आप, अगर ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो ये इस सर्कल में घूम रहा होगा। अगर ये वाला पॉइंट लिया होता तो ये इस सर्कल में घूम रहा होगा। अगर ये वाला पॉइंट आप लेते हो तो ये इस सर्कल में घूम रहा होगा। ये बात समझ आ रही सबको? तो हर पॉइंट की अलग अलग रेडियस है ना। तो मैं कोई एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैंने मान लिया कि यही, ये मान लो कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट है ये, और ये जो पार्टिकल यहाँ है ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है ना। और इसकी यानी इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये आइथ पार्टिकल है। क्या है? आइथ पार्टिकल। और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया, यानी जो जिस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस आर आई है। यानी जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है वो आर आई रेडियस का है। अगर मैं इसका इस पॉइंट जो आइथ पार्टिकल मैंने लिया है इसका मास मैं ले लेता हूँ कि एम आई है, उसकी पोजीशन मुझे मिली गई आर आई है। अगर मैं इसको टॉप से देखूँ मान लो उस पॉइंट को, तो मुझे ये पॉइंट कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। ये क्या है? आर आई है। इसका अल्फा है तो अल्फा के डायरेक्शन में इधर है। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा आर आई हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये क्या होगा इसका? ये 80 है इस पॉइंट का जिसका मास एम आई है। हाँ। अब अगर मान लो इसमें ओमेगा भी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ओमेगा भी है, तो ओमेगा भी है तो आपको ये भी मालूम होगा अगर ओमेगा होगा तो ओमेगा आर आई होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक पॉइंट और समझते हैं पहले यहाँ। अल्फा हर पॉइंट के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये मालूम है सबको? अल्फा विल बी सेम फॉर ईच पार्टिकल और ये डिफरेंट होगा, सेम होगा। ओमेगा भी क्या होता है? सेम होता है। जिसको नहीं Yes, समझ sir. में आया वो पूछेगा। भाई जिनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो भी पूछ सकता है, बता देता हूँ तो थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे होगा सेम। मतलब समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। देखो आप यहाँ अगर ओमेगा भी है तो आपको ये मालूम है कि इधर क्या होगा। देखो क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। मान लो ये रिजिड, कोई रिजिड बॉडी में टॉप से देख रहा हूँ और ये मान लो ऐसे घूम रहा है अल्फा से, है ना। और मान लो ओमेगा भी है,
तो आप यहाँ देखो, अगर ये पॉइंट आप चूज करते हो या ये पॉइंट आप चूज करते हो, तो हर पॉइंट देखो, ये यानी ये पॉइंट की बात करोगे तो ये इस सर्कल में घूम रहा है और ये वाला इस सर्कल में घूम रहा है। तो आप देखो कि अगर मान लो ये दोनों अभी यहाँ हैं, कुछ टाइम बाद यहाँ कहीं पहुंचेंगे दोनों, क्योंकि रिजिड बॉडी पर पॉइंट है ना, तो ये यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचा। आप यहाँ देखो, दोनों के लिए थीटा सेम रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, यानी इस Yes, पॉइंट sir. के लिए भी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ कि ये पी और ये क्यू, ये पी डैश हो जाएगा और ये क्यू डैश होगा, दोनों के लिए थीटा सेम है कि नहीं यहाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी टू थीटा बाई डी टी टू होता है। तो आप देख रहे हो कि यानी इसको आप डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हो। तो दोनों का थीटा सेम रेट से चेंज हो रहा है, तो ओमेगा देखो हर पॉइंट के लिए सेम होगा कि नहीं होगा, फिर अल्फा भी सेम होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो अब यहाँ देखो, अगर इसमें ओमेगा भी है, मान लो ये ओमेगा से भी घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो जब इसका मान लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि अल्फा भी है, तो इस केस में यहाँ क्या होगा, एसी तो होगा ही होगा, एसी तो टुवर्ड द सेंटर होगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ एफ सी क्या लिखोगे आप, एम आई ए सी लिखोगे ना, जहाँ ए सी क्या होता है, एम आई ओमेगा स्क्वायर आर आई होता है, और एफ टी क्या लिखोगे इसके लिए, एम आई इंटू ए टी लिखते हैं, ये कितना हो गया, एम आई अल्फा आर आई है। अब ध्यान से देखिए एसी कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से। तो मैंने क्या कहा था आपसे, क्योंकि यहाँ देखो आप एसी इस डायरेक्शन में है और एटी इस डायरेक्शन में है ना। तो ये जो एफ सी है उसकी तो लाइन ऑफ एक्शन इसको कट करके जा रही है। तो एक पॉइंट लिखवाया था हमने, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करती है तो टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। यानी इसका मतलब इसकी वजह से टॉर्क तो जीरो है, लेकिन यहाँ जो एफ टी है वो तो एफ टी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि जिधर ए टी है उधर ही एफ टी है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है कि नहीं। तो यहाँ इसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, यानी टाउ आई इक्वल टू 90 डिग्री एंगल है और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आर आई है, क्या लिखोगे, एफ टी इंटू आर आई लिखोगे ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। Yes. अब इसमें मुझे बताइए, इसमें टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, लेकिन ये कौन बता सकता है मुझे। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ टॉर्क की डायरेक्शन मुझे बता सकते हो आप किधर है। इस वाले फिगर के लिए टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, और इस वाले फिगर के लिए टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ होगा। वेरी गुड यार, बहुत सही। कैसे होगा, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, डेफिनेटली होगा। मैं फिर से समझाता हूँ क्यों होगा। मैं वापस इस वाले, हाँ, आर क्रॉस एफ, आर इंटू नहीं, आर क्रॉस एफ। तो आर किधर मानते हैं हम लोग, यहाँ से समझते हैं, वापस से एक फिगर और लेते हैं क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है। राइट हैंड थंब रूल से लिया हमने।
हो गया ना? और कोई डाउट है क्या? एक पेज पीछे इस पर। तो यहाँ देखो आप, ये क्योंकि आर आई वेक्टर इधर है ना, और एफ टी इधर है, तो आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास में? आर आई क्रॉस एफ वेक्टर लिखोगे ना, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो आर आई वेक्टर तो यानी इधर है, तो आर क्रॉस एफ किधर हुआ? बाहर की तरफ हो ना, ये इंडिकेट कर डॉट मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 90 डिग्री एंगल है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखो ये आ गया हमारे पास, जो कि इसका मतलब ये टॉर्क जो है इस डायरेक्शन में है। यहाँ इसके लिए अगर बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में है, और इसके लिए बात करेंगे तो इधर की तरफ है, क्योंकि ये टॉप व्यू है। अब एफ टी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ रख दो। एफ टी की वैल्यू कितनी है? एम आई ए टी इंटू आर आई, और ए टी की वैल्यू भी आपको पता है, अल्फा आर आई। तो हमारे पास में, इसको इधर ले लेते हैं, तो टाउ आई इक्वल टू एम आई अल्फा आर आई इंटू आर आई, है ना? ये लिख लो पहले। ईशान समझ आ रहा है ना? यस सर। जूबिया बेटा क्लास में हो ना? जूबिया क्लास में नहीं। मीर अच्छा है, गुड। और कौन है? इसको समझ में नहीं आ रहा है, बता देना। आदिति, इसमें कुछ बच्चे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, कौन कौन है बताएंगे आप मुझे? आदित्य भाटिया, आप? हाँ आदित्य भाटिया बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। आरुषि? Yes, sir. बाकी लोगों का उस्तादिश, इनको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आयुष, देख पाएंगे, सब होना चाहता है देश में। क्रिस्टिन टॉम्स, आपको बेटा? Sir. हम्म, तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो, तो टाउ आई इक्वल टू हो गया एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। अब अगर मैं यहाँ समेशन लेता हूँ, तो समेशन टाउ आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई का होल स्क्वायर और इंटू अल्फा। तो अल्फा तो हर पार्टिकल के लिए सेम होगा। ये क्या है? देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, तो यानी आ गया हमारे पास टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ऐसी इक्वेशन हमें मिली थी एनएलएम में। क्या इक्वेशन थी एनएलएम में? एफ इक्वल टू एम ए था, तो वहां ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एफ था, यहाँ रोटेटरी मोशन के लिए टाउ है। वहां मास को हम लोग इनर्शिया बोलते थे, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मास और आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मास की बात करते हैं हम लोग, यहाँ रोटेटरी मोशन के लिए आई की बात करते हैं। और वहाँ क्या होता था एनएलएम में? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ए एक्सेलरेशन की बात करते थे, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे।
जब प्योरली रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, इसलिए मैंने वहां लिखवाया था फिक्स्ड एक्सिस। तो प्योरली जब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे हमने F इक्वल टू एम ए का कॉन्सेप्ट सीखा था, वैसे ही टाउ इक्वल टू आई अल्फा का देखेंगे। तो आई क्या है यहाँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। about given axis, alpha angular acceleration, about given axis, और टॉर्क, टाउ क्या है? टॉर्क about given axis। जैसे एक सिंपल केस लेता हूं मैं, उससे और क्लियर होगा आप लोगों को। ये लिख लिया। Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये सर एक मिनट पीछे करो ना। हाँ हाँ, हो गया सर। मान लो ये पुली या डिस्क, अच्छा पुली या डिस्क को एक एक तरह ट्रीट करना है। तो मान लो कि ये जैसे हमारे पास में, और इसको हम लोग यहाँ, इसको हिंज क्या है, यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसका, जिसके अबाउट घूम सकता है। और एक रॉप है इस पुली से होता हुआ, इस पुली पर लिपटा हुआ है, इस पुली पर ये रॉप लिपटा हुआ है ऐसे, और ये रॉप है और उससे ये ब्लॉक अटैच है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरह से। इस पुली का मास स्मॉल एम है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ये पुली है और इसको एज अ डिस्क ट्रीट करेंगे। हम हमें क्या क्या फाइंड करना है? इसका मास कैपिटल एम है ना, तो हमें फाइंड करना ये इस पे है। तो क्या क्या फाइंड करना? फाइंड दी acceleration of block angular acceleration of disk and tension force in drop। अच्छा, रॉप जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, ये ध्यान रखना है। रॉप क्या है यहाँ? इनएक्सटेंसिबल है। ओके, तो अब ये जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, तो क्या होगा? जैसे हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है। आप ऐसे समझो, वो थ्रेड का नहीं आता है थ्रेड, आपने देखा होगा कि ऐसा घरों में हमारे पास में जो कपड़े सिलने का होता है, क्या बोलते हैं उसको? स्पूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसमें थ्रेड लगा रहता है ऐसे, वैसा ही मान के चलो आप। ठीक है, और ये हमने ब्लॉक लगा रखा है, तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। यानी इसके साथ साथ, पुली के साथ साथ रॉप भी रोटेट होती चली जाएगी। तो ये जब नीचे मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन, अब देखो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। ये ब्लॉक का देखो, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक यहाँ होगा ना,
तो ब्लॉक की मोशन कैसी है यहाँ, ट्रांसलेटरी है ना, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करो यहाँ वो हमेशा इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, तो इसकी मोशन कैसी है, ट्रांसलेटरी है। और इसकी मोशन कैसी है, रोटेटरी है, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ बीडी बनाएंगे, इस पे टी लग रहा होगा, इसको नीचे की तरफ टी लग रहा होगा। ये टी की लाइन ऑफ एक्शन इधर है देखो, तो इसका पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी इसकी वजह से तो इसको अल्फा आ रहा है। तो पहले इसके लिए लिखेंगे, तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, इसको m इंटू जी, तो इसके लिए F इक्वल टू MA लिखेंगे, क्या हो जाएगा F इक्वल टू MA, यानी नेट फोर्स डाउनवर्ड क्या लिखोगे आप, mg माइनस टी ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रही और डिस्क की क्या हो रही, रोटेटरी मोशन हो रही। तो यहाँ टॉर्क, तो टॉर्क क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ किसकी वजह से, टाउ टी की वजह से, तो क्या हो जाएगा टी इंटू आर ना, ये टॉर्क हो गया, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से आर है, ये ऐसे ही रोटेट करना चाहेगा, इक्वल टू आई, डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, याद आ रहा है, इनटू अल्फा। आप ध्यान से देखो यहाँ नॉन तो 3 फंसे हुए हैं, कौन कौन से, टी, ए और अल्फा, ये 3 अननोन है कि नहीं, यहाँ देखो टी, ए और अल्फा, इक्वेशन कितनी है 1 एंड 2, अननोन तो 3 है। तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे हम लोग, कंस्ट्रेंट से। कैसे, आप ये देखो ये जो पॉइंट है यहाँ, कौन सा, ये इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, अल्फा इंटू आर होगा। और आप देखो मैंने क्या कहा कि ये जो रॉप है ये इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, ए डाउनवर्ड, इसका मतलब है ए इक्वल टू अल्फा आर, इक्वेशन नंबर 3। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई भाई, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, रॉप के अलोंग एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी सेम होती है अगर रॉप इनएक्सटेंसिबल है तो, ठीक है ना। तो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो बस देखो ये हम पहले पढ़ के आए हैं, ये भी हम पहले स्टडी करके आए हैं, बस एक नया फॉर्मूला और आ गया, बस यही था, बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, आप लिख लो पहले, फिर इसके बाद ब्रेक लेते हैं। सर 6 बजे से वापस आपका ही है। हाँ हाँ हाँ, लिख लिया। देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, फाइनल आंसर्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ से देखो आप इस इक्वेशन को, ये r इस r से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में आ गया t इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2, यानी आर अल्फा हमारे पास में क्या a है, फिर आ गया एम ए बाई 2, ओके।
और अब इसमें किसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तुम्हारे पास हो गया एम ए इक्वल टू एम जी माइनस एम ए बाई टू, इसको उधर ले जाएंगे तो एम प्लस एम बाई टू इंटू ए इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास ए आ गया 2 एम जी डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ए आ गया तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल गया तो आप देख रहे हो कि टी भी मिल जाएगा, इसमें वापस रखोगे तो आपको टी मिल जाएगा और इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो अल्फा मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, है ना, फिर मिलते हैं, वापस से ज्वाइन हो जाइएगा। अभी पानी पी लीजिए। गर्मी है तो जूस भी पी लीजिएगा। आरबीडी ही कंटिन्यू होगा अभी तो। नहीं, लीव करना है तो लिख लिया है तो जाओ, अभी मिलते हैं।